अगला टॉपिक है हमारा जैन धर्म के बारे में। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में बदलाव के कारण धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ था। ठीक है, छठे शताब्दी ईसा पूर्व की अगर आप ईसा पूर्व छठे शताब्दी टाइमलाइन की बात करें तो उस समय में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में बदलाव आया, जिसके कारण क्या हुआ, धर्म में आंदोलन शुरू हो चुके थे, मतलब धार्मिक आंदोलन आरंभ हो चुके थे। इसका कारण क्या था कि भाई समाज की जो स्थिति थी वो आप कहें कि खराब होती जा रही थी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। ठीक है, जिनमें जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। जब धार्मिक आंदोलन आया तो जैन और बौद्ध धर्म उसमें प्रमुख थे। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थकार हुए, जिनमें वर्धमान महावीर सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम तीर्थकर माने गए थे। तीर्थकर से तात्पर्य यहाँ पे है कि हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जैन धर्म में जो गुरु थे, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ बात करें, अगर तीर्थ करके अगर आधार पर देखें तो एक तरह से 24 गुरु थे। ठीक है, जिसमें जो सबसे महान हम कहें तो वर्धमान महावीर थे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी थे और अंतिम तीर्थकर भी माने गए, मतलब सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण। हालांकि जो 32 तीर्थकरों का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, मतलब हम कहें कि 22 जो इससे पहले के गुरु थे उनका कोई ठोस या फिर हम कहें पक्का जो कह सकते हैं कि प्रूफ जो कि ये बताता हो कि हाँ ये तीर्थकर थे इस धर्म के, ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। महावीर के पूर्व तीर्थकर, महावीर के जो पूर्व मतलब उनसे पहले जो तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, महावीर से पहले जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे, जिनका संबंध बनारस के राजघराने से था। जो पार्श्वनाथ थे वो बनारस के राजघराने से बिलोंग करते थे। समय उनका समय महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले का माना जाता है, मतलब ठीक है, महावीर से पहले जो 250 वर्ष पहले का जो समय था तब पार्श्वनाथ जो थे वो थे। ठीक है, और वो क्या थे, तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ ने गृह त्याग कर तपस्या के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और जैन धर्म का प्रसार किया था। उसके बाद उन्होंने पार्श्वनाथ ने अपना जो घर वर था, धन दौलत, ये सब त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने यज्ञ करा, तपस्या करी। ठीक है, इन सब चीजों को तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त के बाद उन्होंने जैन धर्म का क्या करा, प्रसार किया था। महावीर की अगर हम बात करें, महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। ठीक है, महावीर जैन जो थे वो धर्म के संस्थापक नहीं है, जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, परंतु वे उसके अंतिम और सबसे प्रसिद्ध तीर्थकर माने जाते हैं। ठीक है, महावीर जो है वो उन्होंने जैन धर्म की, ऐसा नहीं है कि जैन धर्म की स्थापना या नींव उन्होंने ही रखी थी, जैन धर्म की स्थापना और नींव उससे बहुत पहले रखी जा चुकी थी। ठीक है, तो महावीर क्या थे, सबसे अंतिम और सबसे प्रसिद्ध तीर्थकर माने गए। जैन धर्म के इतिहास में पार्श्वनाथ के बाद महावीर को धर्म के पुनर्गठन और सुधारकर्ता माना गया। ठीक है, पार्श्वनाथ के बाद अगर हम बात करें, वह व्यक्ति जिसने जैन धर्म को पुनर्गठित किया, उसमें सुधार लाया, वो थे महावीर। वर्धमान महावीर का जन्म 1540 ईस्वी में वैशाली के पास हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ठीक है, 1540 ईसा पूर्व में महावीर, वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली के पास के क्षेत्र में। बात करें उनके पिता के बारे में तो वो सिद्धार्थ थे, क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उनकी माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे, ठीक है, महावीर से पहले के जो हम कहे तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को फॉलो करते थे महावीर के माता पिता, अनुयायी मतलब फॉलोअर। ठीक है, महावीर ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। 13 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 30 वर्ष की जो एज थी उन्होंने उस समय संन्यास ले लिया था और उसके बाद 13 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। ठीक है, फिर ज्ञान प्राप्त किया, सारी जो ज्ञान होता है वो अर्जित किया। वे अरहत की उपाधि से सम्मानित हुए, जिसका अर्थ है कि योग्य और विजेता। उनको एक उपाधि भी दी गई जिसको कहा जाता है अरहत। महावीर ने अपने जीवन काल में कौशल, मगध, मिथिला और चंपा जैसे क्षेत्रों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जो मैंने आपको क्षेत्र बताया, कौशल, मगध, मिथिला और चंपा, इन क्षेत्रों में वो गए, वहां पे उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जैन धर्म के उपदेशों की बात करें, महावीर ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 मुख्य सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और उनमें सुधार किया था। ठीक है, महावीर ने पार्श्वनाथ, जो कि हम कहे पार्श्वनाथ कहते हैं सेकंड लास्ट तीर्थकर थे, उसके बाद जो लास्ट तीर्थकर थे वो थे महावीर। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए जो 4 सिद्धांत थे जैन धर्म के अंतर्गत, उनको आगे बढ़ाया और उनमें सुधार किए थे। क्या क्या थे? पहला था अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना, सत्य, सदा सत्य बोलना, आचार्य, चोरी नहीं करना, अपरग्रह, भौतिक वस्त्र और धन का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण करना। ये जो 5 हैं, ठीक है, यहाँ मैंने ऊपर आपको 4 बताए, यहाँ पे शायद लिखित में गलती हो गई है, बट मेनली ये 4 होते हैं, यहाँ पे 5 बताए गए हैं। ठीक है, तो 5 जो उपदेश थे वो बताए गए हैं, या हम कहें सिद्धांत थे वो जैन धर्म में जो कि प्रमुखता रखते हैं, वो ये 5 सिद्धांत है। आगे बढ़े, महावीर ने उपवास और तपस्या को आत्मा की शुद्धि के लिए
अधिकतम महत्वपूर्ण माना है। महावीर ने क्या बताया कि भाई उपवास करना, फास्ट रखना, ठीक है, तपस्या करना आत्मा की शुद्धि के लिए एक जरूरी चीज है और प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार से वो करना चाहिए। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धता बिना मुक्ति संभव नहीं मानी जाती। ठीक है, आत्मा की शुद्धता बिना मुक्ति के, मतलब बिना मुक्ति लिए बिना जो आत्मा की शुद्धता है वो नहीं मानी जाएगी, और इसे तप और संयम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आप मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर हम कहें शुद्धता भी प्राप्त कर सकते हैं जब आप तप करें, संयम रहें, ठीक है, इनके माध्यम से। जैन धर्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, ठीक है, और इस संसार को एक सनातन नियम के तहत कार्य करते हुए देखा गया है। जैन धर्म में किसी भी प्रकार के ईश्वर की पूजा नहीं की जाती, मतलब ईश्वर पूजा वहां पे नहीं है। ठीक है, वहां पे भी गुरुओं का ही मान होता है। बात करें आगे देखें तो संसार को एक सनातन नियम के तहत कार्य करते हुए भी देखा गया है, मतलब एक नियम के तहत जो पूरा संसार है वो कार्य करता है। जैन धर्म के अंतर्गत ये बताया गया है संसार की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि आत्मा के कर्मों के अनुसार होती है। जैन धर्म में क्या बताया गया है कि संसार जो है, ठीक है, संसार की जो उत्पत्ति है, मतलब जब संसार बना या उत्पत्ति हुई उसकी, वो ईश्वर के द्वारा नहीं या फिर ईश्वर से नहीं बल्कि जो आत्मा के काम है या कर्म है उनके अनुसार हुई है। जैन धर्म के अनुसार जीवन का एकमात्र उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है और इसे सांसारिक इच्छाओं और भोगों को त्याग कर प्राप्त किया जाता है। क्या बताया गया कि जीवन में जो एक प्रकार से गोल है व्यक्ति का, ठीक है, उद्देश्य हो गया, गोल हो गया, एकमात्र उद्देश्य क्या है, आत्मा की शुद्धि करना, और इसे सांसारिक इच्छाओं और भोगों को त्याग कर, मतलब संसार में जो आप कहें कि आपकी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, आप जो चीज भोगते हैं, इन सब चीजों को त्याग कर किसी भी चीज की लालसा छोड़ कर ही आप ये सब आत्मा की शुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न का विशेष महत्व है, जिसमें सम्यक दर्शन, ठीक है, सही दृष्टिकोण हो गया, फिर सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान हो गया, और सम्यक आचरण, सही व्यवहार को जीवन का आधार माना है। ठीक है, त्रिरत्न के बारे में बात की गई है जैन धर्म के अंतर्गत, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, सही दृष्टिकोण, सही ज्ञान और सही व्यवहार माना गया है। इन तीनों का पालन करके ही व्यक्ति निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैन संप्रदाय और उसका विकास। अब जैन संप्रदाय की थोड़ी सी अगर हम बात करें, महावीर के निधन के बाद जैन धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में बट गया। पहला आता है श्वेतांबर, जो कि सफेद कपड़े पहना करते थे, और फिर आता है दिगंबर, जो कि पूरी तरह से निर्वस्त्र रहते थे। दोनों संप्रदायों में धार्मिक मतभेद अधिक नहीं थे, परंतु आचार और विश्वास में अंतर था। ठीक है, जो दोनों हम कहे संप्रदाय थे, जैन धर्म के जो दो हिस्से थे, श्वेतांबर और दिगंबर, इनकी अगर हम बात करें तो दोनों में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सोच के या फिर मतलब थिंकिंग की जो चीजें होती हैं डिफरेंट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस आचार और विश्वास में थोड़ा सा अंतर था। दिगंबर संप्रदाय अधिक कठोर था, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय मानवीय कमजोरियों को स्वीकार करता था। जो दिगंबर जो संप्रदाय था वो क्या था, वो कठोर था नियमों को लेकर, हर चीज को लेकर। ठीक है, वहीं अगर हम श्वेतांबर की बात करें तो वो मानव की जो कमजोरियां है, ठीक है, लोगों की जो कमजोरियां, उनको स्वीकार करता था कि हाँ कमजोर है तो है, इस प्रकार की चीजें। जैन धर्म का प्रसार मगध, मथुरा, उज्जैन जैसे क्षेत्रों में भी हुआ है। ठीक है, यह धर्म, जो जैन धर्म है, यह धर्म भारतीय संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। जैन धर्म ने काफी अच्छा खासा प्रभाव छोड़ा है भारत की संस्कृति पर, भारत के साहित्यों पर, ठीक है, और भारत की वास्तुकला पर। जैन धर्म के साहित्यों को अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया। हालांकि महावीर के निधन के बाद जैन धर्म को बड़े पैमाने पर राजाओं का समर्थन नहीं मिला, जिससे इसका प्रभाव कम हो गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हम बात करें जैन धर्म के अंतर्गत जो साहित्यों की रचना की गई है वो कौन से हैं, अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। हालांकि जो महावीर थे, उनके निधन के बाद या उनके मृत्यु के बाद जितने भी राजा थे जो कि जैन धर्म का समर्थन करते थे, उन्होंने अपने हाथ खींच लिए थे। ठीक है, मतलब समर्थन नहीं मिला था, जिससे क्या हुआ, जैन धर्म का प्रभाव कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली थी। अंततः क्या हुआ, जैन धर्म के सिद्धांत ने समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित किया। जैन धर्म के अनुसार मुक्ति केवल तप और संयम से प्राप्त हो सकती है, और यह धर्म के मुख्य रूप से नैतिकता पर भी आधारित है। आखिर में क्या हुआ, जैन धर्म ने समाज के काफी लोगों को प्रभावित किया, वर्गों को प्रभावित किया था। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के बारे में और उसमें धर्मों के बारे में, तो जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो हिंदू धर्म के अंतर्गत काफी ऐसी चीजें हो रही थी जिससे लोग परेशान थे, इसीलिए जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि उनमें ये कमियां नहीं थी। आगे देखें, बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो पहले आते हैं गौतम बुद्ध। ईसा पूर्व छठी शताब्दी के टाइमलाइन वही है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में धार्मिक जो आंदोलन थे वो शुरू हुए। ठीक है, बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, इसी आंदोलन में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसके प्रमुख सिद्धांत और शिक्षाएं पाली त्रिपिटक में संकलित हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म जो था छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन में इसका
उदय हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 1566 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु में शाक्य राजवंश में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध की हम बात करें तो 1566 ईसा पूर्व नेपाल का जो कपिल वस्तु कपिल वस्तु जो क्षेत्र है उसमें शाक्य राजवंश में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, लेकिन सत्य की खोज के लिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। तो क्या हुआ कि जो गौतम बुद्ध थे उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, 29 वर्ष की एज में उन्होंने अपना घर वर सब कुछ छोड़ के वो निकल गए संन्यास के लिए। जीवन के दुखों और कष्टों के समाधान की खोज में सिद्धार्थ ने अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन असंतुष्ट रहने के कारण घोर तपस्या की। अब क्या हुआ भाई, उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर वर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन गए थे। और जो शिक्षा थी, ज्ञान था, जैसे कि जैन धर्म में भी बताया गया ऊपर कि जो उनके गुरु थे उन्होंने भी इस प्रकार से ही जो ज्ञान है वो अर्जित किया था। तो सिद्धार्थ ने भी सेम यही चीज की, गौतम बुद्ध ने, मतलब ठीक है। जीवन के कष्ट और दुखों को देखा, उनका समाधान की खोज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे गुरु थे उनसे ज्ञान प्राप्त किया, परंतु फिर भी वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे कि उन्हें लग रहा था कि अभी कुछ ही चीज की कमी है। तो उन्होंने क्या करा, घोर तपस्या करी। अंततः बोध गया कि पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध मतलब जो ज्ञान होता है उसकी प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, अंत में क्या हुआ कि जब वो असंतुष्ट थे उन्होंने घोर तपस्या करी, फिर वो बोध गया गई। वहां पे उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे 35 वर्ष की आयु में जो ज्ञान होता है उसे प्राप्त कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद उनको क्या कहा गया, बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ने संसार के दुखमय माना और देखा कि लोग लालसा और इच्छाओं के कारण दुख भोगते हैं। तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने ये देखा कि हाँ, संसार ही एक मतलब संसार एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग दुख भोग रहे हैं। ठीक है, दुखमय माना है। साथ के साथ उन्होंने ये भी देखा कि लोग क्यों दुख पा रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं और जो लालच है वो उनको दुख भोगने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध ने अपने पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनका निधन 80 वर्ष की आयु में हुआ और बौद्ध धर्म उनके विचारों पर आधारित होने के कारण श्रीलंका, तिब्बत, चीन जैसे क्षेत्रों में भी फैला। आप समझिए कि क्या हुआ कि 80 वर्ष की आयु में, मतलब यहाँ से देखें तो उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था वाराणसी के सारनाथ में। ठीक है, जो उनके 5 शिष्य थे उन्हें, और जिसको क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, फिर 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और जो भी सिद्धांत, ठीक है, जो भी सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन काल में दिए थे उन सिद्धांतों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है। ठीक है, और क्या हुआ जिसके कारण ये चीजें कहाँ गई, श्रीलंका तक पहुंची, तिब्बत और चीन में भी बहुत फैली थी। बौद्ध धर्म के अंतर्गत चीजें बताई गई हैं। मूल आधार के 4 आर्य सत्य हैं। पहला आता है दुख, जीवन में केवल दुख है। फिर दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा मतलब इच्छा। ठीक है, ये शब्द समझ लीजिए, आगे ना काफी बार आएगा ये, तृष्णा मतलब इच्छा। ठीक है, दुख का कारण क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा, क्योंकि कई सारी जगह उसकी इच्छाएं होती हैं जो कि उसको दुख का कारण बनाती है। फिर आता है दुख निरोध, इच्छा का उन्मूलन दुख से मुक्ति का रास्ता है। मतलब आप अगर अपनी इच्छाएं छोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे, दुख से दूर हो जाएंगे, दुख का जो रास्ता है उससे हट जाएंगे। फिर आता है दुख निरोधगमी प्रतिपद, अष्टांगिक मार्ग से जो दुख से मुक्त की ओर ले जाता है। ठीक है, ये जो मार्ग है, अष्टांगिक जो मार्ग है वो दुख के मार्ग से आपको दूर ले जाता है। यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग के 8 अंगों की भी बात की गई है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संपर्क, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 जो अंग है वो किस चीज के अंग है, अष्टांगिक मार्ग के। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध के अनुसार जीवन की हर वस्तु परिवर्तनशील और नाशवान है। गौतम बुद्ध ने बताया कि जीवन में जितनी भी चीज आप यूज कर मतलब आपके पास है वो या तो परिवर्तनशील है, मतलब वो बदल सकती है, या फिर वो नाशवान है, कभी ना कभी वो नष्ट हो जाएंगी। उन्होंने तृष्णा मतलब इच्छा, उत्पादन और संस्कार को जन्म मरण के चक्र का मूल कारण बताया है। ठीक है, आपका जो जीना और मरने का जो मूल चक्र है उसमें जो मूल कारण है, चीजें हैं, वो क्या है, इच्छा है, उपदान है, ठीक है, और संस्कार है। निर्वाण प्राप्ति के लिए तृष्णा और इच्छाओं को त्याग कर का त्याग आवश्यक है। मेनली बात करें तृष्णा या फिर इच्छाओं का, तो इच्छाओं का त्याग ही आपको निर्वाण प्राप्ति करवा सकता है। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, बौद्ध धर्म क्यों लोकप्रिय हुआ उतना उस समय में, ठीक है, तो उसके बारे में देखें तो बुद्ध बौद्ध धर्म की कई विशेषताएं थी जो इसे सामान्य जनता के बीच लोकप्रिय बनाती है।
इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की और स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, जिससे यह अधिक उदार और लोकतांत्रिक धर्म बन गया। अब बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या हुआ, पहले तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था की निंदा करी थी, ठीक है। हिंदू धर्म के अंतर्गत जो 4 वर्ण की जो व्यवस्था थी, बौद्ध धर्म के अंतर्गत उस चीज की निंदा निंदा की गई और साथ के साथ स्त्रियों को संघ के अंतर्गत प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जिससे ये धर्म और ज्यादा ही उदार और लोकतांत्रिक बन गया। बुद्ध की शिक्षाएं सरल और व्यवहारिक थी, जो लोगों के लिए आकर्षक थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के द्वारा जो दी गई शिक्षाएं थी वो एक तो सरल थी, लोग इजीली उस चीज को समझ सकते थे और अपने व्यवहार में भी उसको यूज करते थे। साथ के साथ पाली भाषा में उपदेश दिए गए थे, जो कि काफी ज्यादा लोगों तक पहुंचा, क्योंकि लोग उस समय पाली भाषा को समझते थे, तो इजिली उन्होंने उनके उपदेश भी समझ लिए थे। राजा और गणराज्यों ने इस धर्म का क्या करा, समर्थन किया, जिससे इसका प्रभाव और बढ़ा। कला और संस्कृति में भी इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर बात करें बौद्ध संप्रदाय, हीनयान और महायान, ठीक है। हीनयान और महायान बौद्ध संप्रदाय में मतलब बौद्धिक संप्रदाय थे। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया। पहला आता है हीनयान। यह संप्रदाय महात्मा बुद्ध के मूल उपदेशों का पालन करते थे और उसे बदलने का विरोध करते थे, ठीक है। हीनयान में क्या था कि महात्मा बुद्ध के जो मूल उपदेश थे, जो कि शुरुआती में या फिर हम कहें कि जो कोर उपदेश थे, ठीक है, उसका पालन करते थे और उसको बदलने का विरोध करते थे, ठीक है। मतलब अगर उसको कोई बदलना चाहता है या कहता है किस चीज को बदलना चाहिए, तो इस चीज का विरोध करते थे। इसका इसका उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति और जन्म मरण के चक्र से मुक्त मुक्त होना था। फिर आता है महायान। यह संप्रदाय बुद्ध को भगवान का अवतार मानते थे और समाज सुधार को अधिक महत्व देते थे। महायान निर्वाण निर्वाण को परमात्मा से मिलना मानते हैं, ठीक है। निर्वाण को देखिए, दोनों के अंतर्गत जो निर्वाण जो है, हम कहें उसके अलग अलग महत्व है। निर्वाण की प्राप्ति किस तरह हो सकती है, जब जन्म मरण के जो चक्र है उससे मुक्ति के बाद हो सकती है। इसमें क्या गया है, निर्वाण को माना गया है परमात्मा से मिलने का तय का माना गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म के पतन के कुछ कारण भी हैं, उन कारणों को देख लेते हैं। बौद्ध धर्म भारत में कई शताब्दियों तक सफल रहा, लेकिन समय के साथ साथ इसमें विभाजन और भिक्षुओं की अन्य अनैतिकता, अवैध गतिविधियां और संस्कृत भाषा का अधिक उपयोग इसके पतन का कारण बने थे, ठीक है। क्या था कि कई शताब्दियों तक तो ये धर्म काफी अच्छे से सफल रहा, लोगों ने इसको माना, ये बहुत फैला, ठीक है। परंतु क्या हुआ, उसके समय के साथ साथ धर्म में विभाजन हुए। फिर जो भिक्षु थे, ठीक है, उनकी अनैतिकता के कारण धर्म में कमियां आई, ठीक है। फिर धर्म के अंतर्गत अवैध गतिविधियां होने लगी थी और संस्कृत भाषा जो थी उसका अधिक प्रयोग इसका पतन का कारण बना। साथ ही हिंदू धर्म ने अपनी त्रुटियों को सुधारते हुए ईश्वरवाद को बढ़ावा दिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखिए, हिंदू धर्म के अंतर्गत कमियां थी, इसीलिए लोग बौद्ध और जैन धर्म में जा रहे थे। परंतु समय में आगे हिंदू धर्म ने अपनी जो त्रुटियां थी, कमियां थी, उसको सुधार किया, ईश्वरवाद को बढ़ावा दिया, तो बौद्ध धर्म कमजोर हो गया था। भारतीय राज्यों ने भी अहिंसा की नीति को छोड़कर नए विचारों को अपनाया, जिसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो गया, ठीक है। जो भारत के जो राज्य थे उसमें हम कहें उन्होंने अहिंसा की जो नीति थी उसको छोड़ दिया, नए नए विचारों को अपनाया, जिससे बौद्ध धर्म के प्रभाव और भी कम हो गए थे। भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान की बात करें, बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने लोगों को सरल, सफल, सुलभ और लोकप्रिय धर्म प्रदान किया था, ठीक है। बौद्ध धर्म की बात करें तो भारतीय संस्कृति में भी इसने अपना अच्छा खासा योगदान दिया है। इसने क्या करा, लोगों को एक सरल, सुलभ और लोकप्रिय धर्म प्रदान किया था। सरल धर्म था, सुलभ धर्म था और लोकप्रिय धर्म था, जिसमें कर्मकांड और बलिदानों का विरोध किया गया था, ठीक है। इस धर्म के अंतर्गत क्या था, बौद्ध धर्म के अंतर्गत कर्मकांड और बलिदानों का पूरी तरह से विरोध था, ठीक है। मठों की स्थापना ने सार्वजनिक नैतिकता को मजबूत किया और शिक्षा के केंद्र जैसे तक्षशिला, नालंदा आदि का निर्माण हुआ था। बौद्ध धर्म के बाद क्या हुआ कि भाई जो मठ थे जहाँ पे भिक्षु लोग रहते थे, उस चीज की स्थापना की गई, ठीक है, जो कि सार्वजनिक नैतिकता को बढ़ावा देती है, मजबूत करती है। उसके साथ साथ शिक्षा के केंद्र जैसे तक्षशिला, नालंदा का निर्माण हुआ था। भारतीय कला में इसका एक गहरा प्रभाव पड़ा, विशेषकर वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला जैसे क्षेत्रों में, जैसे सांची के स्तूप, सांची हो गई, सारनाथ हो गए, अजंता हो गई की गुफाओं में बौद्ध कला के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म की जो कलाएं हैं उसके जो उत्कृष्ट उदाहरण अगर आपको देखने हैं तो सांची के स्तूप हो गए, सारनाथ हो गए, अजंता हो गई, ठीक है। अजंता की जो गुफाएं हैं, ये जगह है जहाँ पे आप जाके जो बौद्ध धर्म के मूर्ति कला, चित्रकला, जो स्तूप चीजें हैं वो आप वहां जाके देख सकते हैं, तो ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म के कहते हैं भारतीय संस्कृति में जो योगदान थे, ये वो सारी चीजें थी। हमारा अगला टॉपिक है आरंभिक राज्य एवं नगरों का उदय।
ठीक है, अभी तक हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बात करी थी। अब हम कुछ राज्यों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उनका उदय किस प्रकार हुआ था, इस बारे में कुछ चीजों को देखेंगे। छठे सदी ईसा पूर्व में उत्तर पूर्वी भारत की प्रादेशिक और राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण जो बदलाव आए, जिसके परिणाम स्वरूप महाजनपदों का उदय हुआ था। अब क्या हुआ, एक टाइमलाइन बताई गई है। छठी सदी ईसा पूर्व, क्षेत्र बताया गया उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत में जो प्रदेश थे, ठीक है, उन प्रादेशिक मतलब पूरे प्रदेश की व्यवस्था में और राजनीतिक जो संरचना थी उसमें चेंजेस आए, बदलाव आए थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जिसका रिजल्ट निकला कि महाजनपदों का उदय हुआ था। यह परिवर्तन कृषि, समाज और अर्थव्यवस्था में हुए बदलाव से प्रेरित था। ये जो परिवर्तन आया था, ठीक है, ये किन चीजों से प्रेरित था, ये क्यों आया था? ये आया था कृषि सेक्टर, समाज सेक्टर, मतलब कृषि सेक्टर से हो गया, समाज और जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें बदलाव से प्रेरित था। इसी संदर्भ में प्रादेशिक राज्यों का उदय शीर्षक के अंतर्गत दी गई जानकारी को विस्तृत से सरल में समझाता है। ठीक है, मतलब हम ये जो प्रादेशिक राज्यों के बारे में बात करेंगे वो इस टॉपिक के अंतर्गत है। पहला हमारा इसका आता है पॉइंट, वो आता है लोहे का उपयोग से उन्नति। इस काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से उपयोग होने लगा था। ठीक है, हमने टाइम क्या बता रखा है, आपको बता रखा है छठी सदी ईसा पूर्व। ठीक है, छठी सदी ईसा पूर्व के क्षेत्र टाइम में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का जो क्षेत्र था, व्यापक रूप से वहां पे क्या हुआ, लोहे का जो उपयोग था वो बढ़ गया था। लोहे के हथियार और औजारों की मदद से खेती में काफी सुधार आया था। ठीक है, मतलब लोहा एक प्रकार से उस समय में इंपॉर्टेंट जो धातु होता है वो बन गया था। उससे खेती की जा रही थी, हथियार बनाए जा रहे थे, जिससे काफी ज्यादा मदद हो रही थी। नए औजारों ने भूमि की उर्वरता बढ़ाने में मदद की, जिससे अधिक अनाज की उत्पादन संभव हुआ। क्या हुआ, नए जो औजार थे वो बनाए गए, जिससे खेती और जो भूमि है उसकी उर्वरता बढ़ी थी। अब उर्वरता बढ़ेगी, ठीक है, अनाज ज्यादा से ज्यादा पैदा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक प्रकार से विस्तार होगा, ठीक है, डेवलपमेंट होगी। अनाज की अधिकता ने न केवल किसानों की आवश्यकताओं को पूरा किया, बल्कि यह सेना और बड़े राज्यों की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम था। ठीक है, इससे पहले अगर खेती कम होती थी तो केवल कृषि से मतलब ये हम कहें कि खेती करने वाले ही अपना जीवन यापन कर पाते थे, परंतु अच्छी जब खेती होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, किसानों की आवश्यकताएं भी पूरी होंगी, साथ के साथ सेना और जो बड़े राज्य हैं उसकी जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी। और ये किसके कारण हुआ, ये हुआ लोहे के उपयोग के कारण, लोहे के बनाए गए जो हम कहें एक प्रकार से औजार थे, हथियार थे, उनके कारण। इस प्रकार कृषि में सुधार ने प्रादेशिक राज्यों के गठन में नींव रखी। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई जब कृषि में सुधार होगा तो प्रदेश या राज्य में भी हम कहें चेंजेस आएंगे। फिर आता है योद्धा वर्ग का उभार। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग का महत्व बढ़ गया। ठीक है, अब लोहे के हथियार यूज कर रहे थे, इससे पहले जो हथियार थे वो हो सकता है वो लोहे के नहीं किसी और पत्थर के हो। ठीक है, तो अब क्या था कि लोहे के हथियार यूज किए जा रहे हैं। ये योद्धा अब प्रादेशिक राज्य की सेना का हिस्सा बनने लगे, जिससे उनका समाज में खास स्थान हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई जो योद्धा थे वो समाज में एक अच्छा रोल प्ले करने लगे थे। ठीक है, तो समाज में उन्हें एक अच्छा हिस्सा मिला, स्थान मिला था। इस समय के योद्धा राज्यों के रक्षक और विजेता के रूप में देखे जाने लगे। ठीक है, मतलब राज्य की सेफ्टी करने के लिए उनके रक्षक बन गए थे। ठीक है, राज्य के विजेता के रूप में इन योद्धाओं को देखा जा रहा था, क्योंकि वो राज्यों को सेफ रखते थे अन्य जो घातक चीजें हो गई, हमलावर हो गए, उनसे। उनकी भूमिका केवल युद्ध लड़ने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये लोग राज्य की सत्ता का केंद्र में भी थे। ऐसा नहीं है कि वो केवल युद्ध लड़ते थे, सेना में थे, नहीं, वो राज्यों को संभालते भी थे, राज्य की सत्ता के केंद्र में भी उनका रोल था। मतलब अगर कोई फैसला लेना है राज्य के बारे में बड़ा, और वो तो सत्ता के अंतर्गत वो जब फैसला लिया जाएगा तो योद्धाओं जो उसमें टॉप लेवल पे हैं उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा। यह योद्धा वर्ग प्रादेशिक राज्यों के विकास और विस्तार में अहम भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, प्रादेशिक राज्य के विकास में और उसके विस्तार में जो योद्धा वर्ग है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, अहम भूमिका निभा रहा था। कृषि और आर्थिक स्थिरता की बात करते हैं इस समय के अंतर्गत। नई खेती तकनीक से लोहे के औजारों का उपयोग से उपज में इजाफा हुआ, जिससे किसान अपनी भूमि पर स्थायी रूप से बस गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई नई नई तकनीकें यूज की जा रही हैं खेती करने के लिए, औजार यूज किए जा रहे हैं अच्छे से अच्छे, तो खेती बढ़ रही है। ठीक है, जमीन की उर्वरता बढ़ रही है, खेती काफी बड़े स्तर पर हो रही है, तो जो किसान थे स्थायी रूप से भूमि में बस गए थे। अब किसान अन्यंत्र जाने
के बजाय अपनी जमीन से जुड़े गए थे। ठीक है, अब क्या होता था, इससे पहले क्या होता था कि भाई किसानों को लग रहा है कि जमीन उर्वरता नहीं दे रही, उत्पादन नहीं हो रहा है, तो वो छोड़ देते थे। परंतु अब किसान अपनी जमीन पर पूरी तरह से बस गए थे, फिक्स हो गए थे। इससे क्षेत्रीयता की संभावना का जन्म हुआ कि मतलब भाई जिस जगह पे किसान बस रहे हैं अब वहां पे क्षेत्र भी बनेगा, क्योंकि जब किसान यहीं पे पक्का होकर बस जाएगा तो उसके बाद वहीं पे वो अपना जीवन यापन करेगा और आगे की चीजें बढ़ेगी। लोग अपने क्षेत्र, गांव या जनपद से गहरा लगाव महसूस करने लगे। ठीक है, लोग जहाँ पे बस रहे थे वहां पे वो कनेक्टेड हो रहे थे अपने जमीन से, ठीक है, अपने गांव से, अपने जनपद से। इसके परिणाम स्वरूप नए राज्य और नगरों का गठन हुआ। इन नगरों में व्यापक गतिविधियां बढ़ी और नगरे धीरे धीरे ये नगर राज्यों के प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र बन गए। अब ठीक है, देखिए शुरुआत से ऐसा ही होता है कि एक जगह पे गए लोग, लोगों ने बसावट शुरू करी, समय के साथ साथ वहाँ पे लोग और बसे। ठीक है, वहाँ पे हर चीज की व्यवस्था हुई। तो समय में आगे आते आते ये देखा जाता है कि वो जहाँ पे लोगों ने शुरुआत में बसना चालू करा था वो क्षेत्र अब नगर, और नगर से वो एक प्रशासनिक केंद्र बन गया था। फिर जनपद की बात करते हैं, तो जनपद का निर्माण। जनपद वह क्षेत्र था जहां पर जनसमूह स्थायी रूप से बस गए थे। ठीक है, जनपद क्या था? वह क्षेत्र था जहां पे जनसमूह मतलब लोगों का जो ग्रुप ऑफ पीपल्स का जो समूह था, ठीक है, वो स्थायी रूप से मतलब परमानेंटली उस क्षेत्र में बस गया था। ऐसा नहीं है कि वो कुछ समय बाद वो क्षेत्र छोड़ के जाएंगे, नहीं, वो उस जगह पे परमानेंटली बस गए थे, तो वो क्या कहलाया? जनपद कहलाया। पहले के वैदिक काल में लोग पशुपालन और घुमंतु जीवन जीते थे, लेकिन खेती की शुरुआत के बाद वे स्थायी हो गए थे। ठीक है, वैदिक काल के अंतर्गत क्या था कि भाई लोग पशुपालन करते थे और घूम घूम के अपना जीवन यापन करते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए, वहां पे अपने पशुओं को पाला कुछ समय। ठीक है, स्थान पे आप कहें कि जो भी खाने योग्य चीजें थी उनका उपयोग करा, और जब वो चीजें खत्म हो गई तो वो लोग उस जमीन को छोड़ के आगे बढ़ गए। परंतु अब क्या था, समय में हम आगे आके देखते हैं तो देखते हैं कि खेती की शुरुआत के बाद स्थायी रूप से लोग बसने लगे थे। इस स्थायित्व ने जनपद का निर्माण किया। ठीक है, जनपद क्या था? जहाँ पे लोग एक स्थान पर काफी सारे लोग स्थायी रूप से बस जाए, तो क्या हुआ? अब जब लोग बसने लगे तो नए नए जनपदों का निर्माण होने लगा। प्रत्येक जनपद का नाम उसके क्षेत्र में बसे प्रमुख क्षेत्रीय वंश के नाम पर रखा गया। जितने भी जनपद थे उनका नाम कैसे रखा गया? उस क्षेत्र में बसे जो प्रमुख क्षत्रिय वंश था, मतलब हम कहें कि भाई एक समाज, मतलब एक जगह पे काफी सारे लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के नाम पे उस जनपद का नाम रख दिया जाएगा, नहीं। उस क्षेत्र में एक ऐसा वंश होगा जो क्षत्रिय होगा और जो प्रमुख होगा उसके नाम पर रखा जाएगा। जैसे कुरु, पांचाल आदि थे। जैसे जैसे कुरु हो गया, पांचाल हो गया, ठीक है, ये क्षत्रिय वंश के थे और प्रमुख थे अपने क्षेत्र में, तो उनके नाम पे इनका जनपद का रखा गया। इन जनपदों के भीतर भी कृषि प्रधान बस्तियां थी जो इन्हें एक आर्थिक और सामाजिक इकाई बनाती थी। ये जो जनपद थे या फिर वो जो क्षेत्र था, ठीक है, उनके बीच में एक प्रकार से हम कहें कि कृषि प्रधान बस्तियां थी। ऐसी बस्तियां, ठीक है, जो कि कृषि के सेक्टर में थी और जो प्रधान थी। ठीक है, जो कि ये क्या करती थी, ये बस्तियां आर्थिक और सामाजिक रूप से इकाई बनती थी। जनपदों में परस्पर युद्ध होते रहते थे, जिससे राज्य विस्तार और सत्ता की होड़ लगी बनी रहती थी या लगी रहती थी। अब क्या होता था कि भाई कई सारे जनपद हो गए, ठीक है, उन जनपदों के बीच में क्या हो रहा है कि होड़ लगी हुई है, कौन किससे आगे है, कौन किससे डेवलप्ड है, ठीक है, परस्पर रूप से युद्ध भी होता था। फिर महाजनपदों की बात करते हैं। अभी हमने जनपद की बात करी, अब हम महाजनपद की बात करते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व तक कई जनपदों का विकास महाजनपदों के रूप में हो चुका था। पहले क्या था, मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले एक खाली जमीन थी, उस पर लोगों ने बसना चालू करा तो वो क्षेत्र जनपद बना, और जब वो अच्छे से डेवलप्ड हो गया, उसमें काफी विस्तार हो गया, तो वो जनपद से महाजनपद में तब्दील हो जाता है। ठीक है, यह सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का परिणाम था। महाजनपद का आकार जनपदों से बड़ा था और ये जनपद के एकीकरण से बने थे। ठीक है, मतलब ऐसा क्या होता था कि भाई एक जनपद ने दूसरे जनपद पे युद्ध करा, उसको जीत लिया, ठीक है, और ऐसे ही करते करते दो चार जब जनपद जीत लिए, विस्तार होकर क्षेत्र बढ़ गया, तो वो महाजनपद कहलाया। तो क्या लिखा है कि महाजनपदों का आकार जनपदों से बड़ा होता था और जनपदों के एकीकरण से होता था, मतलब एक से ज्यादा जनपद जब एक साथ आ जाएंगे, एक क्षेत्र में बसेंगे, तो वो महाजनपद कहलाएंगे। महाजनपद में शासक का वर्चस्व बढ़ने लगा और एक केंद्रीय सत्ता स्थापित हो गई। महाजनपद में क्या हुआ भाई, जो शासन करता था उसका वर्चस्व बढ़ने लगा, वो पूरी तरह से हर चीज संभालने लगा। ठीक है, तो क्या हुआ, केंद्रीय सत्ता स्थापित हो गई। अब भाई केंद्र में एक सत्ता बना दी गई कि यहाँ से सब कुछ चलाया जाएगा। अब महाजनपद के बारे में बात करते हैं, जैसे कौशल हो गया, मगध हो गया, वस्त्र हो गया, अवंती हो गया, ये जो क्षेत्र है ये महाजनपद है। इन महाजनपदों की शासन व्यवस्था अधिक संगठित और केंद्रीकृत थी।
ठीक है। अब क्या था कि ये जो महाजनपद थे इनकी व्यवस्था क्या थी, अधिक संगठित, मतलब ज्यादा संगठन व्यवस्था थी, पूरी तरह से स्ट्रक्चराइज हर चीज थी, और केंद्रीकृत भी थी, मतलब केंद्र से ही हर चीज क्या करी जाती थी, कंट्रोल की जाती थी। छठे पॉइंट की बात करें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के बारे में, तो समकालीन साहित्यों में महाजनपद के उदय के का कारण समाज में आए आर्थिक और सामाजिक बदलाव को माना गया है। ठीक है, जो समकालीन मतलब पुराने समय में जो साहित्य लिखे गए हैं उनमें अगर हम बात करें तो महाजनपद के जो उदय है उसका कारण क्या बताया गया है, समाज में आए आर्थिक और सामाजिक बदलाव। जब समाज में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो चेंजेस आए उसके कारण महाजनपद का उदय हुआ। कृषि भूमि अब आर्थिक शक्ति का मुख्य स्रोत बन चुकी थी। ठीक है, अब देखिए उस समय क्या था कि भाई कृषि का जो सेक्टर था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, बिकॉज देखिए इस पर ऐसा प्रकार से है कि कृषि अब आर्थिक शक्ति बनते, अब खेती करके उसको आर्थिक रूप से यूज किया जा रहा था। ठीक है, परिवार का मुख्य जिन्हें गृहपति कहा जाता था ने समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब क्या था भाई, किसी भी परिवार में जो इम्पोर्टेंस व्यक्ति है, जो गृहपति है, ठीक है, या फिर जो हम कहें कि परिवार को देख रेख करता है, उसने समाज में महत्वपूर्ण स्थान ले लिया था। यह गृहपति ना केवल भूमि का मालिक थे बल्कि व्यापार और धन के लेन देन में भी शामिल थे। जो गृहपति थे या घर का जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है, जो घर की देखभाल कर रहा है, वो केवल व्यापार के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि धन के लेन देन में भी शामिल था हर प्रकार से। इससे इससे समाज में वर्गीय विभाजन स्पष्ट हो गया और एक नई आर्थिक संरचना उभर के आई। ठीक है, अब इस चीज से क्या हुआ कि भाई कुछ वर्ग ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ वर्ग नहीं बढ़ पा रहे उस हिसाब से, तो क्या हुआ कि जब आज समाज में जो वर्ग का विभाजन था वो दिखने लग गया था, स्पष्ट हो गया था। तो एक नई आर्थिक जो संरचना है वो सामने आई थी, शहरीकरण और व्यापार का विकास। कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ शहरीकरण की हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, जब जो क्षेत्र शुरुआत में बसा नहीं था, बिल्कुल ही खंडर था, उसके बाद वहां पे लोगों ने बसना चालू करा, फिर वो गांव बना, गांव से वो शहर बना। तो क्या हुआ, शहरीकरणों में वृद्धि हो रही थी, ठीक है, प्रक्रिया में तेजी आ रही थी। नगरों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई और अब नगर उत्पादन और व्यापार का केंद्र बन गए थे। ठीक है, जो नगर थे उनमें क्या हुआ, व्यापार से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो बढ़ गई थी। नगर एक प्रकार से उत्पादन का और व्यापार का, मतलब वहीं पे चीजें उत्पादित की जा रही हैं और उनका व्यापार किया जा रहा है, उस चीज का नगर बन गया था केंद्र। शहरी क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों और शिल्प का विकास हुआ। जो शहर के क्षेत्र थे वहां पे व्यवसाय और शिल्प, जो शिल्प कला हाथों से नक्काशी का विकास है, उसको हुआ। गांव और नगरों के बीच में आदान प्रदान की व्यवस्था बन गई। ठीक है, गांव के और नगरों के बीच में क्या हुआ कि भाई चीजों का आदान प्रदान हो रहा है। जहां गांव से नगरों में अनाज और अन्य कृषि उत्पादन भेजे जाते थे और नगरों से गांव में शिल्प और औजार पहुंचाए जाते थे। ठीक है, किस प्रकार से एक्सचेंज हो रहा था चीजों का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, इस प्रकार से समझिए। ठीक है, नगरों से क्या लिया जा रहा है, अनाज ले रहे हैं और अन्य कृषि की जो चीजें हैं वो ले रहे हैं। ठीक है, मतलब जो गांव थे, गांव से अनाज लिया जा रहा है और अन्य कृषि उत्पादक लिए जा रहे हैं। नगर से क्या लिया जा रहा है, नगर से लिया जा रहा है शिल्प कला हो गई और औजार हो गए। ठीक है, गांव वाले अनाज नगर को दे रहे हैं और नगर वाले शिल्प कला और औजार गांव को दे रहे हैं, इस प्रकार से। इस समय सिक्कों का उपयोग भी शुरू हो गया था जिसने व्यापार को और सरल बना दिया था। अब क्या हुआ था कि भाई सिक्कों का उपयोग जो था वो शुरू हो चुका था, सिक्कों का एक प्रकार से कहें जो व्यवस्था थी वो आ चुकी थी, तो व्यापार और ज्यादा सरल हो गया। फिर आठवां पॉइंट आता है कर व्यवस्था और शासन। महाजनों महाजनपद में कर व्यवस्था भी स्थापित हो गई थी। ठीक है, महाजनपद जो थे उनमें कर जो टैक्स की व्यवस्था थी वो शुरू हो चुकी थी। राजा कर वसूलने लगे थे जिससे प्रजा अपनी भूमि की उपज के हिस्से के रूप में देती थी। अब राजा क्या करता था कि भाई भूमि पे जो उपज होती थी, भूमि जो चीजें उगा रही है, ठीक है, उसका एक हिस्सा राजा को दिया जाता था कर के रूप में, टैक्स के रूप में। राजा का दायित्व केवल सेना और युद्ध तक सीमित नहीं था बल्कि उसे अपने राज्य की रक्षा और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करनी पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि राजा राजा केवल एक प्रकार से सेना को ही संभाल रहा है या फिर युद्धों को ही देख रहा है, नहीं, उसको राज्य की रक्षा करना, उसकी आर्थिक व्यवस्था में किस तरह से आगे बढ़ाना, इन सबको काम को राजा देखता था। कर व्यवस्था ने महाजनपद की आर्थिक संरचना को और मजबूत किया था। ठीक है, अब जो टैक्स की जो व्यवस्था थी, कर की जो व्यवस्था थी, वो उसने महाजनपद की जो आर्थिक संरचना थी उसको और ज्यादा महत्वपूर्ण किया था। फिर आता है नौवा समाप्ति। छठी सदी ईसा पूर्व
कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन भारत के प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए थे। ठीक है, हमने ऊपर किन चीजों की बात करी, हमने नए नगरों का जो उदय था उनके बारे में बात करी, जैसे कि जनपद, महाजनपद। ठीक है, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से, इन सब के बारे में हमने ऊपर बात करी थी। और ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुआ। प्रादेशिक राज्यों और महाजनपदों के उदय ने भारतीय राजनीतिक जीवन को एक नई दिशा दी। यह समय प्रादेशिक एकीकरण, सत्ता के केंद्रीकरण और समाज के नए वर्गों के रूप में उभरा था। अब समझिए, ये जो प्रादेशिक एकीकरण है, मतलब यह जो समय था, ये जो टाइम था, प्रादेशिक एकीकरण मतलब कई सारे प्रदेशों का एक होना, सत्ता के केंद्रीकरण मतलब सत्ता में केंद्र का बनना, नए नए केंद्रों की डेवलपमेंट करना। ठीक है, और समाज में नए वर्गों के उभर के सामने आने का युग था, जिसने आगे चलकर भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, तो जो ऊपर हमने बात करी ये सारी चीजों की, ये किन के बारे में थी कि नए राज्यों का उदय कैसे हुआ, और साथ के साथ नगरों का उदय कैसे हुआ और उनका विकास किस प्रकार से हुआ, इस बारे में।